72 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। इस देश में 10 साल से इमरजेंसी चल रही है। 50 साल वाला इमरजेंसी छोड़ दीजिए, लोग भूल चुके हैं। वो दरअसल सरकार का भाषण होता है। ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल का सवाल है और बीजेपी अभी भी उसी अहंकार में है, अभी रियलाइज नहीं कर रही है क्या हो गया उनको। भाषण पढ़ते तो राष्ट्रपति हैं, लेकिन ये सरकार की उपलब्धियां होती हैं। सरकार की उपलब्धियां ऐसी हैं कि इस बार वो सरकार मेजॉरिटी में नहीं आई है। रोज कुछ सेंसेशनल बात ऐसी बोलनी है कि हम चर्चाओं में आ जाएं, इन बातों का कोई अर्थ नहीं है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो महाभारत। और महाभारत में आज बात करेंगे पहले स्पीकर अब राष्ट्रपति पर हमले की। जी हां, नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बन गए हैं। क्या यह बात विपक्ष के गले नहीं उतर रही? सपा उत्साहित है कि हम तीसरे नंबर की पार्टी है। कांग्रेस 99 सीटों की खुमारी से निकल नहीं पा रही है। पर सच्चाई यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ही हैं। क्या इसीलिए संसद को मोदी के खिलाफ एक हथियार बनाया जाएगा? कल ओम बिरला फिर से स्पीकर नियुक्त हुए, लेकिन उनको शुभकामनाओं में भी विपक्ष ने तंज कसा। और आज राष्ट्रपति के अभिभाषण के दिन विपक्ष संसद में विरोध प्रदर्शन कर रहा था। राष्ट्रपति को तानाशाही का प्रतीक बता दिया। जी हां, तानाशाही को बढ़ावा देने वाली राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति का संबोधन जारी था और विपक्ष हंगामा कर रहा था। आज महाभारत में सवाल यह कि क्या राष्ट्रपति पर तानाशाही का आरोप लगाना सही है? राष्ट्रपति लोकसभा स्पीकर संवैधानिक पद है, तो क्या संवैधानिक संस्थाओं के बाद अब संवैधानिक पदों पर भी हमला किया जाएगा? और सवाल यह भी कि जिस सेंगोल पर इतना विवाद हो रहा है, जिस सेंगोल को हटाने की मांग हो रही है, उस सेंगोल को हटाने से क्या मोदी को हटा पाएंगे? सोचिए इसके बारे में, क्योंकि जो बयान आज आए हैं वो राष्ट्रपति के खिलाफ जिस तरह की बयानबाजी आई उसको पहले आपको दिखा रही। सबसे पहले देखिए कि कैसे राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार का भाषण था। ये कह रहे हैं अखिलेश यादव। इंडी की अपमान पॉलिटिक्स में देखिए संजय राउत क्या कह रहे हैं, राष्ट्रपति भी मौजूदा तानाशाही के जिम्मेदार हैं, ये कह रहे हैं। वहीं इसी के साथ साथ दिग्विजय सिंह का भी बयान आया। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि कांग्रेस सांसद राष्ट्रपति के अभिभाषण से निराश, बेमतलब बातें की हैं उन्होंने। प्रमोद तिवारी ने कहा कि ये एक थकी हुई और हारी हुई सरकार है। आज लागू अघोषित आपातकाल के बारे में क्या, उसके बारे में भी तो बोलिए। और असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं? ओवैसी साहब कह रहे हैं राष्ट्रपति के भाषण में अल्पसंख्यक शब्द तक नहीं है, तो बाकी हम क्या कहें। अब राष्ट्रपति पर, सरकार पर हमला है, वाया राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति पर हमला किया गया। अब मैं आपको एक बार बताती हूं कि ये क्यों एक तरह की हिपोक्रेसी है, ये क्यों एक तरह का पाखंड है। इस पर आज महाभारत करूंगी कि क्या ये पाखंड है जिस तरह की बयानबाजी हो रही है। क्यों? क्योंकि सरकार पर जो हमले हो रहे हैं, पहला दलित कार्ड को लेकर के स्पीकर चुनाव में आपने प्रोटेम स्पीकर के सुरेश को नहीं बनने दिया, वो एक दलित है, आप उनके खिलाफ हैं। लेकिन खुद राष्ट्रपति चुनाव में जो दलित प्रत्याशी थी उसके बाद राष्ट्रपति बनी, उनका विरोध किया गया। तो क्या यह पाखंड नहीं है? वहीं दूसरी तरफ आज राष्ट्रपति भाषण सरकार का लिखा हुआ है। यह विपक्ष ने कहा कि भाई राष्ट्रपति का जो भाषण है वो तो राष्ट्रपति का नहीं है, वो विपक्ष का है, वो सरकार का है, सरकार बुलवा रही। तो जब यूपीए सरकार थी, प्रतिभा पाटिल जैसी राष्ट्रपति थी, तो क्या उनका भाषण सरकार का नहीं था? क्या सरकार की उपलब्धियां वो नहीं गिनाती थी? उसी के साथ साथ अभिभाषण के बाद बात संविधान की, क्योंकि संसद में तो संविधान को लेकर संविधान की प्रतियां लहराई गई, संविधान को लहराया गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ संवैधानिक व्यवस्था से आज और संवैधानिक पदों से खिलवाड़ कौन कर रहा है? राष्ट्रपति और स्पीकर पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? यह भी सवाल है। और आज महाभारत इस बात पर भी कि आपातकाल को लेकर पहले जिन्होंने इमरजेंसी को गलत माना था, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, इन सब ने आपातकाल के खिलाफ प्रदर्शन किया। आज वो इमरजेंसी के विरोध पर हंगामा कर रहे हैं कि इमरजेंसी के खिलाफ इस तरह से आवाज क्यों उठाई जा रही है। आज महाभारत इस पर कर रही है। पहले ये रिपोर्ट देखिए।
उससे पहले उनका स्वागत सेंगोल के साथ हुआ। भव्य तरीके से सेंगोल के साथ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सदन में दाखिल हुए। लेकिन क्या पता था कि राष्ट्रपति के संबोधन का विपक्ष विरोध करने वाला है। वो दरअसल सरकार का भाषण होता है। युवाओं की बात करते हैं, इमरजेंसी की बात करते हैं, जो 5 दशक पहले हुआ था, और आज जो जनता सफर करी है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। पर मैं समझ सकती हूँ, राष्ट्रपति है, उनकी मजबूरी, ये पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको प्रिपेयर कर देती है, उन्होंने बोला है। इस भावना के साथ राष्ट्रपति का अभिभाषण प्रस्तुत किया जाता है, मुझे निराशा हुई। राष्ट्रपति पर सवाल उठाने वालों ने सेंगोल के नाम पर नया बवाल छेड़ दिया। मोदी विरोधियों ने अब सनातनी परंपरा और भारतीय संस्कृति के प्रतीक राजदंड के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सपा सांसद ने स्पीकर को चिट्ठी लिखकर सेंगोल को हटाने की मांग की। ये 400 पार का नारा जो दिए थे वो इसीलिए दिए थे कि संविधान को बदल करके जो लोकतंत्र की स्थापना को हटा करके राजतंत्र लाने का इनका विचार था। और वहाँ पे अब राजतंत्र तो रहा नहीं, तो अगर सेंगोल को लगाना ही चाहिए तो उसको म्यूजियम में रखना चाहिए, जहाँ की देश के सभी लोग जाएं और वहाँ पे उसका दर्शन भी करें। सेंगोल जब स्थापित हुआ था, समाजवादी पार्टी उस वक्त भी पार्लियामेंट में थी, उस वक्त क्या कर रहे थे इनके सांसद? पहले संविधान और अब सेंगोल के नाम पर विवाद खड़ा कर रहे हैं। क्या विपक्ष ये बताना चाहता है कि सेंगोल को हटाकर वो मोदी को झुका सकते हैं, या सेंगोल को मोदी की तानाशाही बता रहे हैं? ऐसे साजिश करने वालों को टीम मोदी ने कड़ी नसीहत दी है। ये पर है कि आपके क्षेत्र की जनता ने आपको विकास के कार्यों के लिए चुना है कि यहाँ पर आकर इस तरीके की विवादित राजनीति करने के लिए कुछ रखा क्या, रोज कुछ सेंसेशनल बात ऐसी बोलनी है कि हम चर्चाओं में आ जाएं? इन बातों का कोई अर्थ नहीं है। क्या विपक्ष ने सुर्खियों में आने का नया हथकंडा इजाद किया है, क्योंकि संविधान की प्रति लेकर प्रदर्शन करने वाले खुलेआम संवैधानिक व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने में लगे हैं। स्पीकर के बाद अब राष्ट्रपति को टारगेट करने में लगे हैं। क्या सेंगोल पर बवाल और राष्ट्रपति पर सवाल उठाकर जनता के मुद्दे उठा पा रहा है विपक्ष? इस देश में 10 साल से इमरजेंसी चल रही है। 50 साल वाला इमरजेंसी छूट दीजिए, लोग भूल चुके, जनरेशन बदल गई है। 10 साल में जो इमरजेंसी चल रही है वो निकालो, उठाओ। एक थकी हुई, हारी हुई, लूली लंगड़ी सरकार की इच्छा शक्ति का अभाव देख रहा हूं इसमें देश की बात, देश हित की बात तो है नहीं, इसमें स्वहित कैसे ये सरकार चले। सेंगोल इसलिए है कि कोई प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद सिर्फ मेजॉरिटी के नाम पर इस देश में अनाचार, तानाशाही और आपातकालीन व्यवस्था को न स्थापित कर सके। क्या संसद से सेंगोल को हटाकर मोदी को हटाने में कामयाब हो पाएगा विपक्ष? आज की महाभारत इसी पर। मेरे साथ महाभारत में जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे कराऊं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा जी हमारे साथ हैं। हमारे साथ धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी हैं, एलजेपीआर के प्रवक्ता हैं। अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में हैं। कंचना यादव जी हमारे साथ बैठी हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी की। राजकुमार भाटी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ जुड़े हैं। स्टूडियो में प्रेम कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। किशोर तिवारी जी अपनी मुस्कुराहट के साथ बहुत दिनों बाद महाभारत में आए, तो स्पेशल स्वागत किशोर जी आपका कर रही हूँ, क्योंकि बहुत दिनों बाद आज महाभारत में आप जुड़े और बड़ा अच्छा लग रहा है आपको देख के। तो मैं शुरुआत अगर करूं तो इसी बात पर कर लेती हूं कि जिस तरह से पूरा एक हंगामा हुआ आज सदन में, और वो पहले तो ऐसा लगा कि राष्ट्रपति को लेकर है, फिर सेंगोल को लेकर विवाद शुरू हो गया। तो मैं कंचना जी पहले एक बात सवाल पूछूंगी, अगर सेंगोल हटेगा तो कौन सा मुद्दा हल हो जाएगा? हम कह रहे हैं सेंगोल रखकर कौन सा मुद्दा सॉल्व हो गया? नीट का सॉल्व हो गया है क्या? पेपर लीक का मुद्दा सॉल्व हो गया है क्या? लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आती है, उन्होंने रखा है तो आपको हटाना है? नहीं, एक उसको लेकर ये बीजेपी के लीडर और जो कह रहे हैं कि क्योंकि पावर ट्रांसफर, सिंबल ऑफ पावर ट्रांसफर है, इसको नेहरू, माउंटबेटन ने नेहरू जी को दिया था। ठीक है, क्लियर कट कोई एविडेंस अवेलेबल नहीं है। आपका इतना बड़ा चैनल है, आप भी रिसर्च इस पर करवा सकती हैं, लेकिन हाँ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बनाया गया इतिहास जरूर मिल जाएगा जो इनके द्वारा फॉरवर्डेड है। लेकिन दूसरा ये कहते हैं कि हम पुरानी बिल्डिंग जो हमारी संसद थी उसको छोड़कर नई हमने इसलिए बनवाई क्योंकि हमारा जो कॉलोनियल थिंग्स है, माइंड सेट है, उससे हमें निकलना है। तो ये जो पावर ट्रांसफर जो माउंटबेटन का आप कहते हो नेहरू जी को दिए थे, आपके अकॉर्डिंग अगर ये सच है, आपके इतिहास के अनुसार सच है, ठीक है, तो क्या ये इसको आप जो अपना रहे हो वो सिंबल ऑफ वो माइंड सेट कॉलोनियल पीरियड का नहीं है? आपको एक चीज कहते हो कॉलोनियल पीरियड का और दूसरा चीज आप अपनाते हो। तो ये कोई डिबेट का विषय नहीं। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ, ये डिबेट का विषय नहीं है। मैं तो आपसे सहमत हूँ कंचना जी। मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि एक सेंगोल को लाने हटाने को लेकर हम डिबेट करने बैठ गए, क्योंकि हंगामा ही ऐसा कर रहे हैं आपकी पार्टी के लोग। आपकी पार्टी नहीं,
क्या आज संसद में इस बात को लेकर विवाद होगा कि सिंगोल को लगाया जाए या हटाया जाए? लोगों के बहुत सारे मुद्दे हैं, ये आप ही कहती है। मैं पूछना चाह रही हूँ, उसी संसद में जब हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी जब संबोधन कर रही थी, उन्होंने मणिपुर का नाम नहीं लिया। नॉर्थ ईस्ट में शांति लाने के लिए क्या कर रही है सरकार, ये बोली, एक बार भी मणिपुर नहीं बोली उन्होंने ये नहीं कहा कि पेपर लीक में वही कमेटी वही ये सब बात करके आप चली गई हैं। हर चैनल पे आप लोग को मैं सलाम करती हूँ कि हर चैनल पे कोई ना कोई हर रोज मुद्दा उठाकर, ऐसा लग रहा है कि जांच एजेंसी आप ही लोग हो, आप लोग लेकर आ रहे हो, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है कि वो ये चीज मान ले कि पेपर लीक इतने बड़े स्कैम, इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है और इसको रीनीट करवाए, इसको कैंसिल करवाए। वहां पर बिहार में गिरफ्तारी भी हुई, सारे एविडेंस ऑन सबूत यहाँ पर आपके टेलीविजन पे अवेलेबल है हर जगह, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। बताइए सब मुद्दा क्या, सरकार को फर्क नहीं पड़ता है। राष्ट्रपति जी इसको अपने संबोधन में क्यों नहीं डाली? वो मैं के शर्मा जी के पास जा रही हूँ, करके चली गई। सरकार की तारीफ नहीं, सरकार की उपलब्धियां, क्योंकि वो कहती है ये मेरी सरकार है। राष्ट्रपति के लिए हमेशा वो मेरी सरकार है, और इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा कि क्या प्रतिभा पाटिल जब राष्ट्रपति थी तो वो क्या अपनी बात बताती थी या वो सरकार की उपलब्धियां गिनाती थी? सवाल मेरा इसलिए है, मैं एक बार जरा दोनों पत्रकारों के पास जाऊंगी। एक बार के शर्मा जी, आप पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। प्रतिभा पाटिल जी जब राष्ट्रपति थी, अवधेश जी और प्रेम कुमार जी, एक बार जरा सुनिएगा, मुझे बताइएगा, तो क्या वो अपनी बात कहती थी अभिभाषण में या वो सरकार की उपलब्धियां गिनाती थी? अवधेश जी पहले। नहीं, कभी भी सबको मालूम है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, बल्कि भारत के राष्ट्रपति के इतिहास में 2 राष्ट्रपति ऐसे हुए हैं जिनको लेकर के सत्तारूढ़ दल को भी मालूम है कि क्या क्या हुआ था, वो एक दूसरा पक्ष है। राष्ट्रपति हमारे देश में निश्चित रूप से संवैधानिक प्रमुख हैं, एक्सिक्यूटिव हेड हैं, उनके नाम से सब काम होता है, लेकिन राष्ट्रपति के पास अपने अधिकार नहीं है, फिर तो सत्ता के 2 केंद्र होते हैं। हमारे यहाँ संविधान में ऐसी व्यवस्था है कि सत्ता का एक केंद्र रहेगा, प्रतीक के रूप में एक ऐसा अभिभावक है जो समय आने पर सुझाव देगा कि ये नहीं, ये होना चाहिए, लेकिन वो सुझाव मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं होगी। तो सरकार ने जो दिया है, राष्ट्रपति ने पढ़ा है, लेकिन मैं दूसरा प्रश्न उठा रहा हूं कि जिस प्रकार से संजय राउत जी ने आज कहा कि आम आदमी पार्टी ने जो बहिष्कार किया है वो सच है, क्योंकि ये सरकार तानाशाह की है और उसके तानाशाही लाने में राष्ट्रपति की भी भूमिका है। अगर आप राष्ट्रपति को विवादों के घेरे में दलीय राजनीति में ला देंगे, और कल जिस ढंग से ओम बिरला के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचन होने के बाद जो राहुल गांधी जी का भाषण था, जो अखिलेश यादव जी का भाषण था, जो सुदीप बंदोपाध्याय जी का भाषण था, उसमें क्या था कि आप सत्ता पक्ष को तो महत्व देते हैं, लेकिन विपक्ष को भी दीजिए। उम्मीद है कि आप संविधान का पालन करेंगे, ताकि विपक्ष की आवाज आए और उसके माध्यम से देश की जनता की आवाज आए। तो इस प्रकार से अध्यक्ष के पद को विवादास्पद बनाना, दलीय राजनीति में खींचना और राष्ट्रपति मैं शुरुआत में एक बात कहूं कि एक बार जरा इनिशियल चिंता और डरावना कुछ नहीं हो सकता। जी, मैं शुरुआत में रिक्वेस्ट करी थी, बहुत सारे मेहमान है कि इनिशियल रिएक्शन सबका हो जाए, उसके बाद बात करें, आगे भी बढ़ाएं। मैं एक बार के शर्मा जी आपके पास आ रही हूँ। आरोप जो कंचना जी ने लगाया और भाटी जी भी बैठे हैं, मैं किशोर तिवारी जी के पास भी जाऊंगी, लेकिन वो आरोप ये लगा रही हैं कि जो मुद्दे इतने सारे हैं उन पर सरकार का मौन हमें मजबूर करता है कि हम विरोध प्रदर्शन करें। खूब करें, 2 दिन से तो कर ही रहे थे, 2 दिन क्या पिछले 1 सप्ताह से कर रहे हैं। लेकिन मैं पहले बता दूं कि उनको संसदीय जो परंपरा है, व्यवस्था है, उसका ज्ञान जरूर लेना चाहिए। जो भी राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है वो सरकार का दस्तावेज होता है। ये पहले ही जब शुरुआत होती है तो कहा भी जाता है, जब भी कोई डिबेट करता है तो कहता है कि हम मानते हैं सरकार का दस्तावेज है, और वहाँ से चालू होता है। तो पहले वो सब चीज़ों का अध्ययन करें, इसके बाद कोई कमेंट्स करें तो अच्छा लगेगा, वरना अज्ञानता ही प्रदर्शित होती है। दूसरी बात, एक बात है सिंगोल पे, मैं उस पर बहुत कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ही कह दूँ कि ये अंग्रेज़ों से जुड़ा हुआ नहीं है, ये चोल वंश जो हमारे ही देश का है, चोल वंश से जुड़ी हुई परंपरा है। और चोल वंश जिसमें पहला प्रजातांत्रिक व्यवस्था थी, जिस चोल वंश में, तो वहाँ से ये आता है, तो उसका भी अध्ययन करना चाहिए। लेकिन मैं 2 बात कहता हूँ कि जो 4-5 दिन से इस देश के अंदर एक चल रहा है, और कल 2 दिन से जो सदन प्रारंभ हुआ, सुचिता जी, उसमें 3 बातें निकल कर आई बड़ी स्पष्टता से। जी, पहली बात तो ये थी कि कल के दिन में राहुल गांधी जी के अहंकार और गांधी परिवार की जो तानाशाही मानसिकता है वो चकनाचूर हुई। दूसरा जो चीज तथ्य निकल कर आया बाहर में कि ईडी गठबंधन की धज्जियां उड़ गई इन 2 दिनों के अंदर अंदर।
जो सबने देखा देश में। और तीसरी बात ये निकल के आई कि पहली बार राहुल गांधी जो एलओपी बने वो पूरी तरह से असफल हुए और दो बार एक दिन में पराजय का उनको सामना करना पड़ा। आप स्थिति ये समझें कि पहले इन्होंने अपने कैंडिडेट को वोट तक ये ले गए, स्पीकर के उसमें वोटिंग तक हुई, जिसका आज ये कह रहे हैं कि नहीं हमने तो भाईचारा के कारण से वोटिंग नहीं, डिवीजन नहीं कराया। ध्वनि मत से जब मोशन मूव हो जाता है पार्लियामेंट के सदन के अंदर और उसमें ध्वनि मत से जब भेद होता है तो वो वोटिंग की ही प्रक्रिया है। हाँ, कोई डिवीजन मांगे तो उसके बाद फिर वोटिंग आती है, जिससे भाग खड़ी हुई विपक्ष, क्योंकि यदि वो वोटिंग कराते तो उनकी कलई खुल जाती कि उनका गठबंधन इतना छिन्न भिन्न था, जो बाहर बाद में तृणमूल कांग्रेस के बयान से दिखता है, जेएमएम के बयान से दिखता है। और दूसरी बार जब आपातकाल पर वहां पर प्रस्ताव पास, एक बात कह दूं बस, इसके बाद स्पीकर का उम्मीदवार एक संदेश देने के लिए उतारा, उनको पता था उनके पास ना, ये संदेश ऐसे नहीं होता है। सुचेता जी, आप कैंडिडेट खड़ा करके वापस ले लेते तो भी संदेश होता। ये तो इतिहास में दर्ज होगा कि ये वोटिंग हुई वहां पर तो वोटिंग हुई है। कौन कह सकता है वहां वोटिंग नहीं हुई? स्पीकर का चुनाव वोट से हुआ वहां पर। आपकी बात सही है। भले वो ध्वनि मत से हो, ये रिकॉर्ड हो गया कि भाई स्पीकर के पद के लिए चुनाव हुआ, जो कि कंसेंसस होना चाहिए, सहमति होनी चाहिए। ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली। मैं एक बार जरा भाटी जी के पास जा रही हूँ। तो वो बात तो इन्होंने किया ही। हाँ, आपने कहा कि वोटिंग करवाई और वो एक तरह से हार है राहुल गांधी की बतौर एलओपी पहले दिन, ये के शर्मा जी कह रहे हैं। मैं एक बार भाटी जी आपसे पूछूंगी, राष्ट्रपति पर हमला क्यों कर रही है आपकी पार्टी? ये जैसा कि अभी के शर्मा जी ने कहा और मैंने इसीलिए अवधेश जी से भी पूछा, एक जो परंपरा है भाई वो सरकार की उपलब्धियां बताती हैं। आपके नेता कह रहे हैं राष्ट्रपति का अभिभाषण तो सरकार का भाषण था, बार बार सरकार का भाषण है, वो ये नहीं बोलती हैं, वो नहीं बोलती हैं, वो सरकार की उपलब्धियों पर बात कर रही हैं और वो बता रही हैं कि सरकार का रोड मैप क्या है। लेकिन राष्ट्रपति पर हमला, कल तंज कसा लोकसभा स्पीकर पर, आज राष्ट्रपति के पीछे पड़ गए। नहीं, राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है वो सरकार का विजन डॉक्यूमेंट होता है, सरकार का ही द्वारा लिखा हुआ होता है। राष्ट्रपति केवल पढ़ते हैं उसे। ये सब जानते हैं जो राजनीति करते हैं, जिन्हें थोड़ी भी संसदीय परंपराओं की समझ है, सब जानते हैं। ठीक है। लेकिन उस अभिभाषण की आलोचना भी सरकार की ही आलोचना होती है, वो राष्ट्रपति की व्यक्तिगत आलोचना नहीं होती। सरकार उस अभिभाषण में ये प्रस्तुत करती है कि हमने अब तक क्या उपलब्धियाँ हमारी हैं और आगे हमारा क्या करने का इरादा है। विपक्ष उस पर सवाल उठाता है, तो वो जो सवाल उठाए जाते हैं वो भी सरकार पर ही उठाए जाते हैं। एक मिनट भाटी जी बस ये बयान सुन लीजिए, उसके बाद आगे बोलिएगा। भाटी जी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक बार बयान सुन लीजिए। राष्ट्रपति तानाशाही के लिए जिम्मेदार है, राष्ट्रपति बेमतलब बातें कर रही थी। ये राष्ट्रपति के लिए कहा जा रहा है या सरकार के लिए कहा जा रहा है? बयान सुनकर बताइए जरा। जी बोलिए ना प्लीज। मैं बोलूं, आपने कहा बयान सुन के बताइए। नहीं, आप समझने का प्रयास ही नहीं कर रही। जब राष्ट्रपति ये कहती हैं, मैं बता रहा हूं, जब राष्ट्रपति ये कहती हैं कि मेरी सरकार ने ये किया, मेरी सरकार ये करेगी, मैं ये करूंगी, तो उसका अर्थ होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो ये करेगी। उसका अर्थ ये नहीं होता कि द्रौपदी मुर्मू करेंगी। और जब विपक्ष उसकी आलोचना ये करके कहता है कि आपने ये किया, आपने किया, तो वो द्रौपदी मुर्मू के लिए नहीं कह रहा होता, वो सरकार के लिए कह रहा होता है। कोर्ट में अगर आपको कभी कार्रवाई देखने का मौका मिला हो, मैं क्योंकि वकील भी हूँ, मैं केस तो लड़ता नहीं हूँ, लेकिन कई बार कोर्ट जाता रहता हूँ, तो कोर्ट में जब वकील बहस करते हैं तो वो ये कह के करते हैं कि तुमने ये अपराध किया, तुमने ये अपराध, तो वो वकील के लिए नहीं कह रहे होते, वो उसके मुवक्किल के लिए कह रहे होते हैं, वो उस पार्टी के लिए कह रहे होते हैं। आप इसलिए दोषी हैं, आपके खिलाफ ये सबूत हैं, ऐसा कोर्ट में बोला जाता है। आप वकील हमें समझनी चाहिए। लेकिन आपने बता दिया आप कोर्ट जाते रहते हैं, इसीलिए आप इतना डिफेंस अच्छा तैयार करते हैं अपनी पार्टी के लिए। लेकिन मैं माफ कीजिएगा, मुझे माफ कीजिएगा, ये जो बयान है सीधे सीधे राष्ट्रपति पर हमला है। आप इसे डिफेंस को जैसा भी तैयार करें, ये जो बयान आप सुनेंगे, मैंने शुरुआत में सुनाए, आप चाहेंगे तो मैं फिर से सुनवा दूंगी, लेकिन ये बयान मैंने शुरुआत में कार्यक्रम के सुनवाए। ये हमला सीधे सीधे राष्ट्रपति पर है सर। जब इनके नेता कह रहे, किशोर तिवारी जी के नेता, हाँ कंप्लीट कर लीजिए, फिर किशोर तिवारी जी को स्क्रीन पर लाइए। भाटी जी कंप्लीट कर ले, फिर मैं किशोर जी। नहीं, मुझे 10 सेकंड और दें आप, 10 सेकंड और दें कृपया, 10 सेकंड और दें। सुचिता जी देखो, एक तो मैं ये निवेदन करूंगा कि किसी भी एंकर को
किसी प्रवक्ता पे आरोप लगा के आगे नहीं बढ़ना चाहिए, फिर उस आरोप का जवाब देने का समय देना चाहिए। या तो आप हमारे बारे में बोले मत करो, हमारे बारे में आप बोल रही हो तो हमें जवाब देने का मौका दो। मैं बार बार जोर दे के कह रहा हूं, जब राष्ट्रपति ये कह रही थी अपने आप भाषण में, मैं ये करूंगी, मेरी सरकार ये करेगी, मैंने ये किया, तो वो अपने लिए नहीं कह रही थी, वो सरकार के लिए कह रही थी। ठीक है। और जब हम ये कह रहे हैं कि आपने ये गलत किया, आपने ये गलत किया, तो हम भी द्रौपदी मुर्मू के लिए नहीं कह रहे, हम सरकार के लिए कह रहे हैं। इतनी सी बात आप समझ नहीं चाहते? नहीं, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, सुनिए मेरी बात। पहली बात तो आरोप मैंने आप पर लगाकर दूसरे मेहमान पर मैं नहीं गई। मैंने तो आपकी तारीफ ही कही जब कहा कि आप इतना अच्छा डिफेंस अपनी पार्टी के लिए खड़ा कर रहे हैं। आज पता चल गया कैसे खड़ा करते हैं, क्योंकि कोर्ट आप बहुत जाते हैं, यही कहा मैंने, और कुछ तो ज्यादा नहीं कही। आरोप कैसे हो गए, तो आपकी वाहवाही है, पहली बात। और दूसरी बात, किशोर तिवारी जी, आपके नेता वकील हूँ, मेरे पास डिग्री भी है, बार काउंसिल में मेरा रजिस्ट्रेशन। अरे सर माफ कर दीजिए, फिर तो वकील होते हुए आप कोर्ट जाते, दोनों बातें कह देती हूँ। ठीक है, रजिस्ट्रेशन भी है मेरे पास, मैं केस लड़ता नहीं हूँ, मैंने केवल इतना कहा। नहीं, आप पार्टी के लिए तो केस लड़ रहे हैं, महाभारत में आके रोज लड़ते हैं आप पार्टी की तरफ से केस। मैं एक बार किशोर जी के पास जाऊं, किशोर जी का फ्रेम ही चला गया जैसे ही उनके पास जाने वाली थी। मैं किशोर जी के पास वापस जाऊंगी, प्रेम कुमार जी आपके पास आ रही हूं। मुझे जरा बता दीजिए कि ये सब बातें, उन्होंने कहा कि हम राष्ट्रपति पर हमला नहीं कर रहे, ये सरकार पर हमला होता है, लेकिन राष्ट्रपति जब अभिभाषण में बोल रही होती है, और ये मैं सबसे पूछ रही हूं, वहां पर वो बोल रही है, यहां पर हंगामा संसद में शुरू हो जाता है, राष्ट्रपति को बोलना पड़ता है कि सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। ये अच्छा लग रहा है क्या? मैं आपकी बात मान गई, पार्टियों की बात मान गई, उनका विरोध सरकार से है, लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हंगामा करना, बाहर संसद के विरोध प्रदर्शन करना जब वो अपना भाषण पढ़ रही है, ये अच्छा है क्या? बताइए जरा प्रेम कुमार जी। देखिए सुचारिता जी, हाँ, ये न तो अभिभाषण पहली बार हुआ है, न विपक्ष का हंगामा पार्टी जी को ऑडियो दीजिए। और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जैसा कि भाटी जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया चीजों को, हाँ। कि जो विपक्ष बोलता है वो सरकार के बारे में बोलता है, क्योंकि वो सरकार का डॉक्यूमेंट पढ़ती हैं राष्ट्रपति जी, तो इसलिए इसको नाक का सवाल बना करके पेश करना और ये बताना जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को विपक्ष उठा रहा है, उन मुद्दों पर बात न हो और राष्ट्रपति पर क्यों बोल दिया, स्पीकर पर क्यों बोल दिया। मैं कहता हूं कि स्पीकर जब कल सदन में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की निंदा कर रहे थे, ये कौन सी परंपरा है? कौन सी परंपरा है कि स्पीकर देश की पूर्व प्रधानमंत्री की निंदा करे? ये तो शर्मनाक है। अगर हम शर्मनाक बोलेंगे तो आसन का अपमान होगा। अच्छा। बिल्कुल होगा, लेकिन हम बोले बिना नहीं रह सकते, क्योंकि इंदिरा गांधी पूर्व प्रधानमंत्री, देश की पर कुर्बान होने वाली प्रधानमंत्री, उनके बारे में अगर आसन अगर निंदा कर रहा है तो हम उसकी आलोचना करेंगे। नहीं, एक बात बताइए, यहाँ कंचना जी बैठी हुई हैं, आरजेडी से हैं, समाजवादी पार्टी से भाटी जी बैठे हुए हैं। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि लालू जी ने या फिर नेताजी ने जब इमरजेंसी के खिलाफ आवाज उठाई तो वो गलत कर रहे थे या सही कर रहे थे? अगर वो सही कर रहे थे तो फिर इमरजेंसी गलत थी, और अगर वो गलत कर रहे थे तो इमरजेंसी सही है। ये दोनों का एक इसका सवाल का जवाब दे दीजिए कंचना जी। नहीं, इंदिरा जी ने इमरजेंसी जब हटा था और उसके बाद जब वो चुनाव लड़ी बहुत बुरी तरीके से हारी थी, और उसके बाद जेपी जी जो उन्हीं के खिलाफ जो पूरा मुद्दा छेड़े थे, जो पूरा लड़ाई लड़ रहे थे, उनसे बात हुई और उन्होंने पूरा सार्वजनिक तौर पे 3 बार माफी मांगा। और ये भी समझिए कि 2.5-3 साल बाद फिर से प्रचंड बहुमत से आती है। सिर्फ वही नहीं, खुद राहुल गांधी जी, खुद उनके पार्टी के सभी लोग, कोई माफी मांग ले, नहीं, कोई माफी मांग ले तो अपराध तो खत्म नहीं होता। माफी दे दीजिए, आपने दे दी, आरजेडी ने माफी दे दी, समाजवादी पार्टी ने माफी दे दी, उसका सबूत यह है कि आप आज गठबंधन में हैं। नहीं, उसका सबूत यह है ना कि आप गठबंधन में हैं, आपने माफ कर दिया, लेकिन अपराध तो नहीं खत्म हो जाएगा। बोलिए ना प्लीज। प्रेसिडेंट क्यों आती थी? प्रेसिडेंट का जो संबोधन होता है कि सरकार ने पिछले समय क्या काम किया और सरकार का रोड मैप क्या होगा, उनका इमीडिएट जो पीछे का कार्यकाल होता है और इमीडिएट जो बाद का होता है उसको संबोधन करना होता है। और वो जब जाएंगी 75 में, राष्ट्रपति जी हमारी महामहिम, हम सब इज्जत करते हैं, उस पद की इज्जत है, सब कुछ है, लेकिन जब डॉक्यूमेंट जो भारतीय जनता पार्टी उनको लिख कर दी हुई है, उस डॉक्यूमेंट में इतना पीछे का कार्यकाल का जिक्र होता है। मैं आपकी बात, मैं आपसे सिर्फ ये कहूंगी कंचना जी, आपके नेता का कद जिस तरह से बढ़ा, वो इमरजेंसी के खिलाफ आवाज उठाकर बढ़ा। ये नेताजी के बारे में भी कहूंगी, घर घर तक उनकी आवाज पहुंची थी। आज आप ही लोग, कंचना जी, आज आप ही, तो आप वो बोलिए,
आप बोलिए, सुनिए सुनिए, आपने कहा एक मिनट, ठीक है कंचना जी, आप आज भी जब नरेंद्र मोदी की सरकार को घेरती हैं तो आप यही कहती है ना कि आपातकाल लगा दिया, तो वही आपातकाल लगाकर आप आपातकाल की जब बात करती है तो उस आपातकाल को आप सही कैसे कह सकती है जो पहले घटा? कहाँ कह रहे हैं, तब भी हम नहीं कहे थे, लेकिन आज भी हम नहीं करे। वो ठीक है, मैं किशोर जी के पास जा रही हूँ। आपको पहले कह दिया कोई गलत था, हमने ब्लैक डे के आ रही हूँ के शर्मा जी आपके पास आऊंगी, एक बार किशोर जी के पास जा रही हूँ, धीरे-धीरे हमने सब कुछ किया, लेकिन आज जो इमरजेंसी देश में लगी हुई है घोषित आपातकाल, इस पर ना बोलकर इमीडिएट किशोर जी आ गई आपके पास, ना बोलकर अगर महामहिम जाती है 75 में सवाल उठेगा। मैं आपके पास शुरुआत से आना चाह रही हूँ किशोर जी, ये लोग आने नहीं दे रहे हैं सब लोग। मैं आपसे बस ये कहना चाहती हूँ किशोर जी, आप बहुत दिन बाद आए हैं, ये तो बताइए कि राष्ट्रपति मौजूदा तानाशाही की जिम्मेदार हैं। आपके नेता ने एक बार नहीं 3 अलग अलग माइक्स पर जाकर ये बयान दिए, तो राष्ट्रपति को घेर रहे हैं। एक मिनट मैं बताता हूँ आपको कि राजकुमार बाकी जी ने जो बताया कि ये सरकार का रोड मैप होता है, तो सरकार के रोड मैप पे कोई आपत्ति है तो वो आपत्ति या आलोचना होती है वो सरकार की होती है, और सरकार की आलोचना को राष्ट्रपति जी की आलोचना नहीं समझना चाहिए। लेकिन मेरे नेता ने बहुत आगे जाके कहा है, हाँ संजय राउत, क्योंकि मैं जब देखता हूँ कि एक आदिवासी महिला जो शिक्षिका थी, हाँ, जिन्होंने अपना करियर बड़े संघर्ष से किया और प्रजातंत्र ने ही उनको इस राष्ट्र के प्रथम नागरिक, प्रथम महिला बना दिया, वो चुप रही, वो मौन रहती है जब ईडी सीबीआई एक आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल में रखते हैं। कल केजरीवाल की अरेस्ट तो क्लासिक एग्जाम्पल है। उनके भाषण में मैं चाहता था महाराष्ट्र सरकार को जिस तरीके से असंवैधानिक ढंग से गिराया गया और महामहिम राष्ट्रपति चुप रही, मैं आज भी कहता हूँ महामहिम राष्ट्रपति का सम्मान हो चुका है। अब वो सत्य किशोर जी मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप मेरे शो पे होते हैं और हम तानाशाही की बात करते हैं, और जब आप ये कहते हैं कि देखिए हमारी सरकार को तानाशाही के जरिए गिराया गया, तो मुझे वो वाली तानाशाही भी याद आ जाती है जो कभी रिपब्लिक के खिलाफ देखी थी। वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप तानाशाही की बात करते हैं, इसीलिए मुझे वो स्मृतियां मेरे सामने वो स्मृतियां आ जाती हैं और फिर मुझे लगता है कि तानाशाही की बात कौन कर रहा है। अरे और सरकार आ रही है हमारी, और सरकार आ रही है महाराष्ट्र में। अच्छा, आ रही है। आप एक तरफा बयानबाजी मत करना। देखिए भाई, देखिए कोई भी सरकार है जो अगर आप तानाशाही के खिलाफ है, आप तानाशाही के खिलाफ है तो किसी को डर नहीं लगना चाहिए, मैं तो ये कहूंगी जब आप खुलकर कहते हैं। लेकिन किशोर जी, आपके नेता ने जो बयान दिया है मैं उस पर बार बार आना चाहती हूँ। के शर्मा जी बोल रहे हैं, के शर्मा जी, मैं धीरेन्द्र जी के पास जाऊंगी। के शर्मा जी बोलिए, के शर्मा जी जवाब दीजिए। अरे नहीं, मुझे आश्चर्य हुआ कि किशोर तिवारी जो है शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के ये यहाँ धमकियां दे रहे हैं कि फिर सरकार आने वाली है, फिर उसी तरह हम जो है 100 केस लाद देंगे। अरे ये गया जमाना, ये गया जमाना। सुन लीजिए, अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं अपने विषय। अरे मोदी जी सुन लीजिए, बंद कराइए, वो बंद नहीं हो गया, मैं समझ गया हूँ। मैं केवल इतना कह रहा हूँ, हर वर्ष राष्ट्रपति अभिभाषण, हर वर्ष राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है और अभिभाषण होने के बाद उस पर चर्चा होती है सदन के अंदर, दोनों सदनों में होती है। मैं पूछना चाहता हूं भाटी साहब से कि यहाँ जो शब्द का प्रयोग हुआ है कि राष्ट्रपति बेमतलब की बातें कर रही हैं, पूरा आज तक के 70 साल के इतिहास के राष्ट्रपति अभिभाषण की आप कॉपी निकाल लीजिए और एक नेता ये बोला हो भाषण के अंदर में कि राष्ट्रपति, आपने भाषण में कि राष्ट्रपति ने बेमतलब की बातें की है। वहां कहा जाता है कि राष्ट्रपति अभिभाषण में ये असत्य है, ये असत्य। अभिभाषण शब्द का मेरा पॉइंट वही था के शर्मा, राष्ट्रपति असत्य नहीं बोल रही, मैं वही कह रहा हूं, लेकिन यहां पॉइंट आउट किया गया है, इसलिए मैं कह रहा हूं भाटी साहब वकालत यहां कर रहे हैं। लेकिन भाटी साहब आप पढ़िए वहां के प्रोसीजर को। किसी एक भाषण में किसी नेता ने भी, सत्ता के विपक्ष के किसी ने भी कहा हो इस लाइन को कि राष्ट्रपति ने जो है असत्य बातें कही हैं, राष्ट्रपति गलत बातें की रही हैं, ऐसा भाषण में नहीं कहा जाता।
इसमें कहा जाता है कि राष्ट्रपति अभिभाषण में ये चीजें कंडिका करवा देने में ये गलत, तो इनके नेताजी ने, ये असत्य है। भाटी जी के नेताजी ने अभिभाषण का जो बयान, जो संसदीय मर्यादा और संसदीय शब्दावली, बयान भी बहुत वायरल हो रहा है की जरूरत है राहुल गांधी और पूरे विपक्ष को। जो बयान उन्होंने कल शुभकामनाओं में जो तंज कसा है वो भी बहुत वायरल है। भाटी जी, आज उन्होंने कहा कि वकालत में दो चार चीजें और पढ़ लेते हैं आप। हाँ, बोलिए बोलिए। जो के शर्मा जी कह रहे हैं, मुझे बहुत मतलब जो सुन रहे होंगे, जिन्हें जानकारी है संसदीय परंपराओं की, संसद सत्रों की, वो सब लोग हंस रहे होंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अक्सर हंगामे होते रहते हैं, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अक्सर विरोध में नारे लगते हैं, राष्ट्रपति के अभिभाषणों के बहिष्कार भी किए गए हैं, राष्ट्रपति के अभिभाषण यहाँ तक भी हुआ कि पूरे नहीं हो पाए और पटल पर रख दिए गए। आप विपक्षियों ये संसदीय परंपराओं में होता रहा है, वो जो कुछ भी होता है। आपके बीच में चिल्लाने की आदत बहुत खराब है। मैं तो एक शब्द नहीं बोला आपके बीच में। ये जो कुछ भी होता है जब राष्ट्रपति बोलती है, करने जो बैठे हैं पहले तो आपने पर्टिकुलर ऐसा बोल लोग हंस रहे होंगे, आपकी मूर्खता पे हंस रहे हो, आपकी मूर्खता पे हंस रहे हैं। ठीक है भाटी, आपकी मूर्खता पर हंस रहे हैं भाटी साहब। अब सर आप यहाँ पर बैठ के जो मूर्खता कर रहे हैं, भड़ास निकल गई। राष्ट्रपति को कोई इस तरह की भाषा नहीं, आप इस तरह की भाषा नहीं, वो जवाब दे ले उसके बाद व्यक्तिगत मत बोलो। नहीं कहता है ऐसे आप किसको बता रहे हैं? मैं इस तरह की भाषा गुबार नहीं, आपने मेरे को पॉइंट आउट करके बोला, इसलिए मैंने जवाब दे दिया। मैं आप दोनों से कह रही हूँ, इतने आप लोग अनुभवी वक्ता हैं पार्टियों के, तो मुद्दों पर बात होनी चाहिए ना, यहाँ पर फिर व्यक्तिगत तो नहीं होना चाहिए। चलिए भाटी जी आप बोलिए पहले। नहीं, अब के शर्मा जी की भड़ास निकल गई हो गए, इनके मन का गुबार निकल गया होगा, पित्त बाहर आ गया हो, तो मैं अपने शब्द कहूँ, वरना हो सकता है कोई गुबार की जरूरत नहीं है भाटी साहब। आप यदि मुझे पॉइंट आउट करके बोलेंगे तो जवाब भी पॉइंट आउट बाहर नहीं निकलेगा। तो इनकी आदत है अक्सर इस तरह बीच में आपको चिल्लाने की। चलिए मैं धीरेन्द्र जी के पास एक बार जा रही हूं, मैं वापस आऊंगी भाटी जी आपके पास आऊंगी। धीरेन्द्र जी आदत है इनकी, आपकी वकालत कंचना जी को लीजिए। मैं धीरेन्द्र जी आपके पास आ रही हूँ। आपके नेता ने कल एक बात बोली, बड़ी उस पर मेज थपथपाई गई कि आप सवाल उठाएंगे तो 4 उंगलियां आपकी ओर भी उठेंगी। अब सवाल तो यही है कि वो राहुल गांधी जो एक समय इमरजेंसी को खुद गलत बता चुके हैं, खुद बकौल राहुल गांधी गलत डिसीजन था, गलत निर्णय था, आज वो शिकायत कर रहे हैं जाकर कि जो स्पीकर ने कहा इमरजेंसी को लेकर वो गलत है, निंदा प्रस्ताव गलत है। तो जब खुद मान लिया गलत, तो फिर ये प्रस्ताव के खिलाफ क्यों हंगामा? दुखद तो यही है सुचेता जी, कंचना जी ने अभी बोला कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में पेपर लीक का कहीं मामला नहीं है। अफसोस है कि कंचना सुनती नहीं है। उन्होंने बोला कि कठोर से कठोर कार्रवाई होगी पेपर लीक करने वालों पे, तो पूरे अभिभाषण को सुनने का प्रयास करिए। और जहां तक आपने कहा अभी इमरजेंसी की बात, तो ये जो मीसा भारती जी जीत करके गई है, जिनका नाम ही उस समय के जो कानून काले थे उसके नाम पे आदरणीय लालू प्रसाद जी ने रखा था, और आज वही संविधान को रौंदने वालों के साथ में खड़े होके और किस तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं ये इंडी गठबंधन के लोग। कई बिहार जैसे राज्य में, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जो मीसा कानून के तहत में कई लोगों की जाने गई, कई लोग बंदी रहे, उनको कई तरह की रियायतें, वेतन, सुविधाएं दी जा रही है सेनानी के तरह, आप उनको भी भूल गए। और दूसरी बात है कि अब सिंगोल के बहाने किसका विरोध कर रहे हैं। मैं भाटी जी की भी बड़ी इज्जत करता हूँ। एक तरफ जब पूरी लड़ाई चल रही थी चुनाव की लड़ाई में आप सदन में आके संवाद करना चाहिए था, तो ये विवाद से शुरुआत करते हैं, सिंगोल को उठाते हैं। ये क्या मुद्दा है? बहुत सारा ऐसा चीज है। फिर तो आप कहेंगे सम्राट अशोक के हैं सिंह वाले निशान, उनको आप हटा दीजिए। राजा रामचंद्र भी राजा थे, तो वो भी राजतंत्र के प्रतीक थे, तो मंदिर को तोड़वा दीजिए। ऐसी बातों में ना हम लोगों को पढ़ के, और जहां जहां से चुनाव जीत करके आए हैं, अपने लोगों के लिए काम करना चाहिए कंचना जी, ये जरूरी है। दूसरी बात है कि जब लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की बात आई थी सुचरिता जी, तब इन्होंने के सुरेश का नाम आगे बढ़ाया था। मैंने तभी सवाल उठाया था, अपने ट्विटर हैंडल पर भी दिया था, कई चैनलों पर भी बोला था कि पीडीए का नारा लगाने वाली समाजवादी पार्टी और ये आरजेडी
दलितों से यदि प्रेम होता, पिछड़ा से प्रेम होता, अति पिछड़ा का प्रेम होता, तो क्या नेता प्रतिपक्ष ये समाज इन वर्गों को नहीं दिया जाता? मुझे ऑब्जेक्शन इस पर है कि आपके इरादे कुछ और हैं, लेकिन आप निशाने लगाते हैं सेंगोल पर। आपने मोदी बदलने का नारा दिया, ये एक तरह से हिपोक्रेसी है। और कंचना जी, इस बात को आप मानिए कि के सुरेश के कैंडिडेचर पर आप लोग हंगामा इसलिए करते हैं कि भाई इनको प्रोटेम स्पीकर नहीं बनाया, वो तो दलित कैंडिडेट, उनको आपने इग्नोर कर दिया। लेकिन एक जब राष्ट्रपति बनती हैं आप उनके खिलाफ ना तो आप उनके जब वो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें समर्थन देते हैं, और जब वो बोलती है तो हंगामा भी करते हैं। ये भी तो एक तरह का हिपोक्रेसी है ना, ये पाखंड नहीं है? हाँ, हिपोक्रेसी तो है कि ये मीसा एक्ट पर बात कर रहे हैं और ये नहीं बता रहे हैं कि जो इनका पार्टी एलजेपी से एलजेपी आर हो गया, जो एक्स्ट्रा आर लगा है वो किसके कार्यकाल में लगा है? इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में तो नहीं लगा है जहाँ तक मुझे याद है, वो मोदी जी के ही कार्यकाल में लगा है जहाँ तक मुझे याद है। और रही भाषण का तो मैंने पूरा सुना है सर, 4 जगह विपक्ष ने आवाज उठाई थी, विपक्ष ने आवाज उठाई थी, विपक्ष हल्ला नहीं किया था, विपक्ष वहाँ चिल्ला नहीं रहा था, आवाज उठाई थी। जब नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही थी तो मणिपुर विपक्ष ने मेंशन किया, और जब सेना की बात हो रही थी अग्निवीर मेंशन किया, जब युद्ध की बात हो रही थी तो पेपर लीक मेंशन किया। देखिए क्या बात करते हैं आप, जब इमरजेंसी की बात हो रही थी तो घोषित इमरजेंसी को विपक्ष ने मेंशन किया। आप तो पूरा सुना करिए। अच्छा, अब आपने जो कहा है उस पर जवाब आ गया, आपने जो कहा उसका असर हो गया। कंचना जी देख लीजिए, तोड़ने वाली खंड खबर दिखा दीजिए वाली को आप पूछ रहे हो। कंचना जी, आप लोगों ने जो कहा उसका असर हुआ है अवधेश जी। नीट पर संसद में जवाब देगी सरकार, अब तक हुए एक्शन की जानकारी सरकार देगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान लोकसभा में जवाब देने वाले, तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जवाब देंगे नीट के मुद्दे पर और संसद में जवाब देंगे। सरकार जवाब देने को तैयार है इस पूरे मामले में। अब मैं इसी को लेकर जरा एक बार भाटी जी आपके पास आ रही हूँ। आपने जो विपक्ष ने सवाल उठाया उस पर जवाब अब सरकार संसद में देगी, और मुझे ऐसा लगता है आपके नेता पहुंच गए चिट्ठी लिखकर ये कहने के भाई सेंगोल हटा दीजिए। आपके नेता ये कहने के लिए गए, मैंने शुरुआत में ही कंचना जी से पूछा था कि सेंगोल हटा देंगे तो मुद्दे हल हो जाएंगे। मुद्दों पर विवाद और मुद्दों पर हंगामा सही है, सेंगोल पर हंगामा कुछ जमता नहीं सर। नहीं, आपने ये भी कहा शुरू में, मैं सुन रहा था कि सेंगोल को हटा देना सनातन का अपमान है, और सनातन का अपमान, देखिए भारत की सरकार भारत के संविधान से चलती है, सनातन की परंपराओं से या सेंगोल की परंपराओं से नहीं चलती। सेंगोल राजदंड है, राजतंत्र का प्रतीक है, राजवंश का प्रतीक है, और आज देश में राजतंत्र नहीं है, देश में लोकतंत्र है। हमें लोकतांत्रिक मर्यादाओं का सम्मान करना चाहिए। सनातन के, अगर सनातन के सम्मान में आप सनातन के अनुसार सरकार चलाएंगे तो फिर आपको सती प्रथा भी बहाल करनी पड़ेगी, फिर आपको विधवा विवाह पे भी दोबारा रोक लगानी पड़ेगी, फिर आपको बाल विवाह की अनुमति भी देनी पड़ेगी, फिर आपको छुआछूत भी दोबारा शुरू करनी पड़ेगी। परंपराएं जो खराब होती हैं उन्हें छोड़ा जाता है, जो अच्छी परंपराएं होती हैं उन्हें स्वीकार किया जाता है, उन्हें लेके आगे बढ़ा जाता है। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से देश चलेगा। सर मेरा तो सवाल सिर्फ इतना होता है कि जो मुद्दे उठाए जाते हैं, जो हंगामा किया जाता है, उसका मकसद क्या है? सेंगोल से क्या हासिल हो जाएगा अगर आप हट जाएगा? आपने कहा कि लगा लिया तो क्या कर लिया, हट जाएगा तो आप क्या हासिल कर लेंगे, बता दीजिए जरा। ये विवाद इस पर बात होगी देश में। एक स्पष्ट, सेंगोल का किसी राजतंत्र से कोई लेना देना नहीं है। तो नहीं, आप लोग बोले, मैं शांति से सुनाऊं, आपकी बात का उत्तर दे। मैं बिल्कुल शांति से, चूंकि इसका स्पष्टीकरण आपने कहा कि इसका कोई इतिहास नहीं मिलता है, तो वो भी मुझे बताना है। सेंगोल जो है उसका अर्थ होता है नीति परायणता, सेमई शब्द है, वो इसलिए है कि सब लोग नीति का पालन करें उसमें, इतना ही। अब मैं इनके दूसरे चीज का उत्तर देता हूं, मैं नाम वगैरह सब आ गया है उसमें। ये जो सेंगोल था, ये उस समय के जो व्यक्ति हैं वो आज भी जीवित हैं, जिस दुकान में बनाया गया उसका नाम भी उपलब्ध है, और उन लोगों से उस समय आ भी गया। देखिए मैं बता रहा हूं, तो ये है, अभी बता रहा हूं, ये है वर्तमान चेन्नई तब मद्रास के बुमिडी बंगारू चेट्टी। सुनो दुकान सुनो, इन्होंने कहा कि उसका इतिहास नहीं। देखिए आप टोक रहे हैं, ये गड़बड़। देखिए मैं बता रहा हूं कि भैया कहां, नहीं दो लोग को टोक रहे हैं। आपने कहा कि उसका कोई इतिहास नहीं मिलता है। अरे भाई उस दुकान का नाम है, उस दुकान, अरे भाई उस दुकानदार के पास उसकी तस्वीर है देती हुई, उसके पास रिसिप्ट है, सारे द हिंदू अखबार में छप चुके हैं। ऐसे नहीं, ऐसे
से। देखो सुचरिता, आप इस समय आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए, ये लोग कर रहे हैं। अब मैं फैक्ट रख रहा हूँ तो मुझे रोका जा रहा है। जरा मैं देश को सुना देता हूँ। देखिए आपसे लड़ाई नहीं है। नेहरू जी मतलब मैं वो भी बता भाई। एक सेकंड, महाभारत है, महाभारत में भाले तीर सब चलते हैं, लेकिन वो भाले तीर ना शाब्दिक होते हैं, शब्दों वाले भाले तीर होते हैं। तो इसीलिए सुनिए, तो मैं भी रक्षा सिर्फ आवाज ऊंची करके कर सकती हूँ, तो इसलिए अनुरोध कर रही हूँ, आवाज ऊंची नहीं करना चाहती है। इनको बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए, फिर आप बोलने दीजिए, फिर आ जाइए प्लीज। बोलिए, अब दीजिए, आपको इतिहास बता रहे हैं। देखिए ऐसा है कि मैं बिना तथ्य के बात करूंगा नहीं, बीच में बोला नहीं। उस दुकान का नाम है, सुनिए, गुम्मिदी बंगारू चेट्टी एंड सन्स ज्वेलर्स एंड डायमंड मर्चेंट्स। 1500 रुपए में उसने तैयार किया था। सुनिए, उसकी रिसिप्ट है 1500 रुपए के। और सुनिए, उसमें जो शामिल हुए थे उस परिवार के 95 वर्षीय वो कह रही है, ठीक है, वो कह रही है, इससे ये कहां से पता चलता है कि लॉर्ड माउंटबेटन ने उसे दिया और नेहरू जी को दिया? उनका सवाल। अच्छा, मैं एक और खबर बता रही हूँ। यही समस्या है वहाँ। बाजाबता मैं कह रहा हूँ कि उसकी तस्वीर उसके पास है देते हुए। बिल्कुल दुकानदार ने जाके लोगों को बताया, हिंदू अखबार में छपा। अब मैं दूसरी बात पर आ रहा हूँ। नेहरू जी को माउंटबेटन दुकान में ये जो सेंगोल है, मुझे ना इस तरह आपत्ति, कंचना जी, मुझे इस चीज से आपत्ति है क्योंकि दो लोग जब एक साथ बोलते हैं तो आवाज नहीं जाती, समझ नहीं आता, इसीलिए मुझे वहाँ पर भी रोकना पड़ा। एक मिनट, आप दोनों स्टूडियो में कंचना जी नॉट इंटरप्टेड, आप उन्हें इंटरप्ट करें नहीं, उन्हें बोलने तो दीजिए ना, आप बोलने तो देंगी, ऐसा तो नहीं है ना, वो बोल रहे हैं उसके बाद आप बोलिएगा। अब जल्दी से आपने दुकान का विवरण दे दी, जल्दी से बताइए। अब देखिए, मेरे पास समय नहीं है, मुझे दूसरे एक और मुद्दे पर जाना है, जिसमें देखिए फोटो भी मांग रही है नेहरू जी को। सी राजा गोपालाचारी को दुकान आया, उसके लेटर उपलब्ध है। राजा गोपालाचारी से जिसने बात की वो आदमी जीवित है, 95 ईयर्स का, जिन्होंने कहा था कि ये बनाओ, उसने बताया, इंटरव्यू दिया है, तो वो सारे प्रमाण मिल गए हुए हैं। लेकिन मुझे छोटी छोटी बात करनी। पहली बात कि मुझे इस बात से बहुत, ये छोटी बात आपकी बड़ी लंबी हो जाती है। ना, हमने लंबी नहीं बोला। देखो, हमने 30-35 सेकंड आपने बुलवाया है। अब बाकी तो आज तो भाटी जी का शो रहा है, भाटी जी को मैं बहुत बधाई देता हूँ। अच्छा, भाटी जी का था। अब उनकी शिकायत नहीं रहनी चाहिए और मेरी कोई शिकायत नहीं होती है। जिन लोगों ने, मैं कांग्रेस के साथ संबंध रखना, सरकार का विरोध करना, सरकार को घेरना समझ में आता है, लेकिन आपातकाल का विरोध नहीं करना, जिसमें संसद की शक्ति, पार्लियामेंट की शक्ति खत्म की गई, जिसमें संविधान एक व्यक्ति में समाहित किया गया, सुप्रीम कोर्ट की शक्ति कमजोर की गई, उस पर उसी से नेता बने लोग उसका विरोध नहीं करना। अच्छा, ठीक है, कितना बड़ा भारत। मैं एक और बड़ी खबर बता रही हूँ, एक सेकंड। अच्छा, ठीक है, अब दीजिए कंचना जी, देखिए, आप अगर स्टूडियो में उसका ऐसे फायदा उठाएंगे, बाहर जो मेहमान है मैं उनके पास जा नहीं पाती, क्योंकि आप दोनों आपस में बोलते रहे। एक सेकंड, केके जी के पास जा रही हूँ। केके जी जल्दी से बोलिए। कंचना जी, केके शर्मा के पास जा रही हूँ मैं। केके शर्मा जी बोलिए। देखिए सुचिता जी, ईडी गठबंधन की एकता नहीं है और उसके बीच में टकराहट है, ये बात तो मुझे समझ में आती है, जो सारे देश ने देखा। ठीक है, लेकिन आज सिंगोल के मामले में एक पार्टी के अंदर में 3-3 मत देखने को मिल रहा है और वो आपसी एकता का क्या धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये देख के मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। भाटी जी अभी समर्थन कर रहे हैं संगोल का कि उसको हटा देना चाहिए। अभी एक चैनल में मैं था, इनकी एक वरिष्ठ प्रवक्ता है, वो कह रही है कि जिन्होंने बोला उनका व्यक्तिगत राय है, पार्टी की राय नहीं है। तीसरे बात, अखिलेश यादव जी का बयान सुनिए, सुबह क्या बोल रहे हैं। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि उन्होंने सिंगोल की बात इसलिए की कि प्रधानमंत्री जी ने जाके नमस्कार नहीं किया, तो इसलिए उनको याद दिला रहे हैं। बाकी मैंने जो कहना था पहले कह दिया। तो पहले उन्होंने ट्वीट क्या किया है, पहले उन्होंने जो ट्वीट किया है उसमें भी उन्होंने सिंगोल का विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा सत्ता हस्तांतरण का ये प्रतीक है, अगली बार मोदी जी सत्ता हस्तांतरण करेंगे, ये ट्वीट किया है। अखिलेश यादव भी अपने ही सांसद का समर्थन नहीं कर रहे, भाटी साहब उसका समर्थन कर रहे हैं। तो इनके अंदर का आप दोनों देखिए कि कोई बीच में वैचारिक समानता भी नहीं है आपस में। तो कम से कम आप अपनी पार्टी को इसकी जो है विचारधारा को ही संभाल ले। चलिए, मैं एक और चीज बताऊं, जो एक और बड़ी खबर आज डेवलपमेंट हुआ है। केके शर्मा जी से, भाटी जी से भी रिएक्शन ले लेंगे और किशोर जी से भी, क्योंकि वो एक और मुद्दा अब संसद में हंगामे का बनेगा, वो है डेप्यूटी स्पीकर। अब डेप्यूटी स्पीकर को लेकर खबर ये आ रही है कि एनडीए को ये पद डेप्यूटी स्पीकर का जाएगा, बीजेपी अपने पास नहीं रखेगी, खबर ये आ रही है, लेकिन एनडीए को डेप्यूटी स्पीकर का पद जाएगा।
अब आपको याद है कि पिछली लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद खाली था। अब यहां सहयोगियों को डिप्टी स्पीकर पद देगी बीजेपी, एनडीए के किसी दल को मिलेगा। अब एनडीए के किसी दल को मिलेगा, इसका मतलब क्या है? देखिए, जेडीयू तो पहले ही कह चुकी है हमें उपसभापति का पद मिला हुआ है। तो प्रेम कुमार जी, क्या ऐसा लग रहा है कि यह पद अब टीडीपी को मिल सकता है? टीडीपी को मिलेगा तो शायद जो सामने वाले विपक्ष के खेमे में लोग हैं वो भी हंगामा ना करें, ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी पता नहीं है। लेकिन यह तय हो गया है कि एनडीए अपने पास रखेगा। प्रेम कुमार जी, देखिए, पहले भी एनडीए ऐसा कर चुका है। 2014 में एआईएडीएमके के नेता को बनाया था, और एक बार फिर उसके पास अवसर है। तो बीजेपी ऐसे भी कोई बहुत बड़ा दिल दिखा करके तो राजनीति करती नहीं रही है कि विपक्ष को मान्यता दे दे कि डिप्टी स्पीकर का पद दे दे। तो ये उसके स्वभाव के हिसाब से है कि एनडीए को ही देगी। तो एनडीए, मुझे भी लगता, पहले से लग रहा था कि वो एनडीए को ही डिप्टी स्पीकर का पद देगी। अच्छा, मैं जल्दी से पूछ लेती हूँ, डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर आप बताइए जरा किशोर तिवारी जी। डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर बातें तो कही गई कि हमें मिलना चाहिए वरना हम हंगामा करेंगे, डिप्टी स्पीकर हमें दे, ऑपोजिशन को दे, हमारे पास आंकड़े हैं। लेकिन जो खबरें आ रही है वो ऐसा लग रहा है एनडीए अपने पास रखेगा। अब इसे लेकर के अलग रणनीति बनाई जाएगी। देखो सुचित्रा जी, मैं बताता हूँ, परंपराओं की बात के शर्मा जी कर रहे थे और मोहन भागवत ने उन्हें कहा है कि अब विनम्र हो जाओ, और मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि विनम्रता में आप डिप्टी स्पीकर इंडिया अलायंस को दे दें। आप शिवसेना को देंगे तो अच्छा ही है, क्योंकि आपने तो स्पीकर पद भी उनको दिया है। लेकिन एक बात सुचित्रा जी, सर बड़ा दिल दिखाया आपने, इंडिया को बोलते बोलते आपने कह दिया शिवसेना मुन्ना जी आपसे हमारी पार्टी को दे दें। मुन्ना जी, मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ कि इन्होंने नीट के लीक की बात की, लेकिन प्रभु रामचंद्र के जो प्राण प्रतिष्ठा वाले मंदिर के लीक की बात नहीं की। मुझे वो पुजारी जी की वेदना हो रही है। और अवधेश जी, ये क्या हो रहा है? वो चंपत राय पे इंक्वायरी कर आप कमीशन बिठाओ, ये मेरी मांग है। और आगे आए कि वो छत से लीक नहीं है के बोलो। सर, आप पुराने पत्रकार हैं, हमारे पुराने दोस्त हैं, आपको सब सच पता होता है। लेकिन जब से आपने शिवसेना का चादर ओढ़ लिया है, आपकी पत्रकारिता कहाँ चली गई है मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये वाला आरोप आप एक दूसरे पर लगाते रहते हैं, वो भी लगाते हैं आप पर, आप भी लगाते हैं। देखिए, जब तक पार्टी में है, हम लोगों के दोस्त हैं, कैबिनेट रैंक का उनको दर्जा दिया उद्धव ठाकरे की सरकार ने, ये कमीशन का इतना बड़ा पद दिया। नहीं, पर ये डिप्टी स्पीकर एक और चुनौती फॉर राहुल गांधी बतौर एलओपी होगी। देखिए, हमने कहा कि कल स्पीकर का चुनाव था, आज के शर्मा जी ने कह दिया वो अपनी पहली चुनौती हार गए क्योंकि वहां पर एक हार हुई, उन्होंने स्पीकर के लिए उतारा। अब डेप्यूटी स्पीकर विल बी द सेकंड चैलेंज। के शर्मा जी जल्दी से बोलिए, फिर मैं भाटी जी के पास जाऊंगी। आप नहीं देंगे, विपक्ष को नहीं देंगे आप डेप्यूटी स्पीकर? किशोर जी को एक सुझाव, नहीं मैं बता रहा हूं, मैं किशोर जी को बस एक सलाह दे दूं कि सोनिया गांधी और कांग्रेस की स्थिति से बाहर आ जाइए। आप जो मुझे सलाह दे रहे हैं, मैं आपको सलाह दे रहा हूं कि सोनिया गांधी की स्तुति और कांग्रेस की स्तुति करना बंद कर दीजिए, तभी आपका भला है, नहीं तो भला नहीं है। अब दूसरी बात तो इनको बताऊं कि जो आप ये कह रहे हैं, जब स्पीकर के पद पे आप शर्त रख रहे हैं, ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या धमकी दे रहे थे, क्या हेकड़ी दिखा रही थी कांग्रेस? जो अभी प्रेम जी कह रहे हैं, हेकड़ी यही थी ना कि यदि स्पीकर का आप यदि वो डिप्टी स्पीकर नहीं देंगे तो हम स्पीकर खड़ा करेंगे। ये आपकी हेकड़ी थी जो धरी की धरी रहेगी। और हमें परंपराएं मत सिखाइए। अभी कर्नाटका में जो आपने जो सरकार बनाई है, क्या डिप्टी स्पीकर जो है किसी अपने विपक्षी दल को दिया है? आपने जो बताइए भाई, प्रेम कुमार जी कह रहे हैं कि ना स्पीकर आपने कर्नाटका में दिया, ना पश्चिम बंगाल में दिया। ये तो कल 2 दिन पहले जेपी नड्डा जी खुद ही कह चुके हैं कि राज्य है जहां पर ना स्पीकर ना डिप्टी स्पीकर किसी को नहीं दिया। मैं 2012 से 17 तक के सरकार में डिप्टी स्पीकर हमें दिया था क्या? बीजेपी ने किया, उन्होंने तोड़ी परंपरा, तो कांग्रेस भी तोड़ेगी। हाँ सही में, या प्रदेश के ठीक है, फिर आप कह दीजिए दंगल है, फिर कहिए ना दंगल है, वो वहां से लड़ेंगे, हम यहाँ से लड़ेंगे, हम नहीं सुनेंगे किसी की। ये मुझे कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है प्रेम कुमार जी, लेकिन ये कहना कि वो संसदीय परंपराओं का पालन करें पर हम नहीं करेंगे, ये फिर गलत होगा। ये बोल दीजिए आप दंगल है, वो भी लड़ेंगे, हम भी लड़ेंगे। सत्ता में बीजेपी है, डबल इंजन की सरकारें इनकी हैं,
सबसे ज्यादा इनसे सवाल बनता है कि आप अपनी सरकार। ठीक है, बस एक लास्ट वर्ड है, मैं भाटी जी से पूछ रही हूँ, एक मिनट भाटी जी, लास्ट वर्ड है। डेप्यूटी स्पीकर के लिए लड़ाई लड़ेंगे, ये राहुल गांधी के लिए भी टेस्ट होगा एक, और आपके नेता के लिए भी टेस्ट होगा। देखिए, इस बार संसद के अंदर विपक्ष बहुत मजबूत स्थिति में है। हम हर उस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाते रहेंगे जो लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है। हमने स्पीकर का भी चुनाव लड़ा, हम डिप्टी स्पीकर में भी कोशिश करेंगे। हमें नहीं मिलेगा, हमें मिले संख्या बल के अनुसार सरकार चाहे तो अपना बनवा सकती है, हमें नहीं मिलेगा। लेकिन लोकतंत्र केवल संख्या बल से नहीं चलता है, लोकतंत्र लोकलाज से और परंपराओं से भी चलता है। और हम इनकी सरकार को बार बार हिलाते रहेंगे। वो दुष्यंत का शेर है नहीं कि देखो ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन ये थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। तो दीवार तो हिलनी शुरू हो गई है, इनकी बुनियाद भी हिलाएंगे। भाटी जी, अच्छी वकालत से भी चलता है, अच्छे डिफेंस से भी चलता है जो आप देते हैं। आज पता लग गया वकालत की डिग्री भी आपके पास। चलिए, आ जाए, सिर में चक्कर आ जाए तब भी दीवार हिलती दिखती है। अच्छा, अपनी संख्या बल पर तो इनको बड़ा गर्व है, दूसरा संख्या बल दिखाए तो वो गड़बड़ है। हाँ, देखिए ये पता की बात की आप देव जी ने। मेरे पास समय इतना ही था महाभारत में, लेकिन जैसा मैं हमेशा कह रही हूँ, संसद का सत्र शुरू हुआ है, पता चल रहा है कि इस बार हंगामा जोरदार होगा और किस तरफ ये पूरी जो लड़ाई है वो जाएगी, वो थोड़े दिनों में पता चलेगा। अब अगला टेस्ट डेप्यूटी स्पीकर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।